हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम चंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं आपके लिए पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 8 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो सबसे पहले क्लिक कीजिए और उनको देखिएगा। बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की, और पार्ट नंबर 8 में हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मेरे पास जो पेपर है वो आरपीसी की साइट पर अपलोडेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, और क्वेश्चन नंबर 61 को ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? दिया हुआ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द इलिप्स इज, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है 4। ये बोर्ड पे लिखा हुआ दिया क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपके पास में एक इलिप्स है और उस इलिप्स पर आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स का लोकस निकालना है जिनसे अगर इस इलिप्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो सारी की सारी टेंजेंट्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा नहीं पूछा गया, आपको एक वर्ड के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 7 में भी देखा था, कल हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई थी और पूछा गया था कि लेटस रेक्टम और एक्सिस जो है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि लेटस रेक्टम और जो एक्सिस होती है उन एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, फोकस। लेकिन क्वेश्चन में सिंपली ऐसा नहीं पूछा गया था कि इसका फोकस निकालो, बल्कि फोकस के डेफिनेशन को देख करके पूछा गया था। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है। बोला गया है कि आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स का लोकस निकालना है जिनसे इस इलिप्स पे जो इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन इलिप्स की दी हुई है, इस पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो कैसी है, परपेंडिकुलर। और ये डेफिनेशन होती है किसकी, डायरेक्टर सर्कल की। डायरेक्टर सर्कल वो सर्कल होता है, सॉरी डायरेक्टर सर्कल वो कर्व होता है, सर्कल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टर सर्कल अगर आपके पास में वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कर्व के लिए उसका डायरेक्टर सर्कल जो होगा वो एक तरह का सर्कल होगा। नहीं, यह जरूरी नहीं है। वो सर्कल भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। हम देखेंगे किन किन कर्व के लिए वो सर्कल होता है और किन के लिए वो स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन फिलहाल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये है कि डायरेक्टर सर्कल उन पॉइंट्स का लोकस होता है जिनसे किसी कर्व पर अगर हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकें, या हम इस तरह से कहें कि किसी कर्व पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स हमेशा क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है। यही डेफिनेशन यहाँ पे ली हुई है। यहाँ मैंने कॉनिक लिखा है, ये जरूरी नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी कर्व हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ तो मैंने कॉनिक लिख दिया, और कॉनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन कर्व होते हैं। जब मैं कर्व की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लेन कर्व, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो आपके पास में प्लेन कर्व के लिए डिफाइन होता है। यदि हम स्पेस कर्व की बात करें तो स्पेस कर्व में आपके पास में डायरेक्टर सर्कल वर्ड नहीं होकर के क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टर स्पेयर होगा। और डायरेक्ट स्पेयर की जब डेफिनेशन होगी तो बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन टेंजेंट्स की जगह कितना आ जाएगा, टेंजेंट प्लेन्स आ जाएगा। ठीक है, बस फर्क इतना सा है। ठीक है, जैसे आप बात करें, हम अलग अलग कोनिक्स की बात करें, जैसे सेंट्रल कोनिकोइड्स होते हैं, इलिप्सॉइड हो गया, हाइपरबोलॉइड हो गया, पैराबोलॉइड हो गया, इन सब के केस में क्या डिफाइन होता है, डायरेक्टर स्पेयर। लेकिन हम बात करें अगर कॉनिक सेक्शन की, तो कॉनिक के केस में क्या डिफाइन होगा, डायरेक्टर सर्कल। होता क्या है, मैं अगेन बता देता हूं, उन पॉइंट्स का लोकस होता है, या उन पॉइंट्स का लोकस जिनसे हम कर्व पर अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो सारी की सारी टेंजेंट्स कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब बात करते हैं, इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एक इलिप्स दिया हुआ, और उसका हमें क्या पूछा है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस पूछा है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछा है, तो वो फाइनली क्या हो जाएगा, डायरेक्टर स्पेयर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट क्या करना था, हमें डायरेक्टर सर्कल। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में इलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और इस इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जैसे इससे कंपेयर करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। जैसे इसमें पुट करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 13। एक ही लाइन में आंसर था। विद इन 5 सेकंड अगर आपको डेफिनेशन पता है कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। अब बात करते हैं हम अलग अलग कोनिक की, तो ध्यान से सुनना, इलिप्स हुआ, सर्कल हुआ, या आपका हुआ हाइपरबोला, इन तीनों के केस में जो हमारे पास में डायरेक्टर सर्कल होता है वो तो क्या होता है, एक सर्कल होता है। लेकिन अगर हम बात करें पैराबोला की, तो पैराबोला के केस में ये लिखा हुआ आपके पास में, पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो क्या होती है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, और हमें पता है कि इसके डायरेक्ट्रिक्स कितनी, x प्लस ए। तो जब भी अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह का भी क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा सकता है कि पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो क्या होता है, आपको ऑप्शन में दे देगा एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सर्कल दे देगा, कुछ और कर दे देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये मैंने डायग्राम भी बना रखा है, देखो इन पॉइंट से मैं इस कॉनिक पे ड्रॉ करता हूं, दोनों परपेंडिकुलर है, इन पॉइंट से इस पे ड्रॉ करता हूं, दोनों परपेंडिकुलर है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं
उनसे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, कौन से टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और उन पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो जो बनता है कर्व वो क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल। मैंने आपको फिर बता दिया, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, सॉरी पैराबोला नहीं, सर्कल के केस के अंदर डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो एक सर्कल होता है, लेकिन पैराबोला की बात करें तो पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि उसी की क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पैराबोला दे दे और उसके डायरेक्टर सर्कल पूछे तो आप क्या करो, उसके डायरेक्ट्रिक्स निकालो, वही होती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इलिप्स की मैं बात कर चुका हूं, इलिप्स की इक्वेशन ये है, इसके लिए डायरेक्टर सर्कल ये होता है। अगर यहाँ पे हाइपरबोला होता तो इक्वेशन क्या होती, यहाँ माइनस आ जाता, और जैसे ही आप माइनस आता उसका डायरेक्टर सर्कल कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मींस हाइपरबोला जो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके डायरेक्टर सर्कल की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर सर्कल कितना होगा, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन। इसका मतलब हाइपरबोला जो होता है उस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल भी क्या होगा, एक सर्कल होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया तो ध्यान देने वाली बात है कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन ए स्क्वायर होनी चाहिए, तब तो हमें रियल डायरेक्टर सर्कल मिलेगा। और अगर मान लेते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से ग्रेटर आ गई तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, इधर सारी पॉजिटिव क्वांटिटी जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हमें केवल और केवल क्या मिलेगा, इमेजिनरी, जिसकी बात हम करते भी नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हाइपरबोला के केस में है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इलिप्स सॉरी हाइपरबोला की इक्वेशन में यहां माइनस आता है। और आप सभी को पता है कि अगर मैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ले लूं, या इस तरह से बात करें कि ए इक्वल टू बी ले लूं हाइपरबोला की इक्वेशन में, तो वो हाइपरबोला जो होता है वो एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है जिसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में उसका डायरेक्टर सर्कल देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर 0, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या मिल गया, एक पॉइंट सर्कल मिल गया। इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में उसका डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो पॉइंट सर्कल होता है। पॉइंट सर्कल कौन सा होगा, दैट इज ओरिजिन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, 0, 0 का मतलब होगा ओरिजिन। इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में केवल और केवल ओरिजिन ही ऐसा एक पॉइंट होता है जिससे आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आप उस पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ डायरेक्टर सर्कल से रिलेटेड। मैं बता चुका हूं ये डायरेक्टर सर्कल जो वर्ड होता है वो प्लेन कर्व के लिए डिफाइन होता है। जब हम स्पेस कर्व की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास में जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पेयर, और उस केस में हम क्या लेते हैं, टेंजेंट्स नहीं लेकर के टेंजेंट प्लेन्स लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 61 था, आसान सा क्वेश्चन था। बात करते हैं 62 की, और क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बोला गया है कि एक पैराबोला है और उस पैराबोला पे आपको एक कोण की इक्वेशन निकालनी है, और वो कोण कैसी होनी चाहिए, जो इस पॉइंट पर क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इस तरह से समझो, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग 8x, इसी तरह का बनेगा। इस पे एक पॉइंट ले लिया 2,-3, इस पॉइंट से पास होने वाली एक कोण की इक्वेशन निकालनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पॉइंट उस कोण को क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। इस क्वेश्चन को अलग तरह से फ्रेम करके दिया जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि आपको एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, सॉरी एक पैराबोला दिया हुआ, एक ऐसे कोण की इक्वेशन निकालनी है जिसका मिड पॉइंट आपको दिया हो। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, मींस वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करें या किसी भी कॉनिक सेक्शन की बात करें, अगर मैं आपको कॉनिक सेक्शन दे देता हूं और आपने कहता हूं कि ये पॉइंट है, आपको एक कोण की इक्वेशन निकालनी है जिस कोण को ये पॉइंट बाइसेक्ट करता है, या फिर ये पॉइंट जिसके लिए क्या हो, मिड पॉइंट हो, तो उसकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन निकालने का तरीका t इक्वल टू s1। t क्या होता है, एक तरह से टेंजेंट निकालने का तरीका होता है। s1 का मतलब वो उस पॉइंट को उस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, पुट करना है। t निकालने का तरीका होता है, मैं कल भी लास्ट लेक्चर में बता के गया था, t इस तरह से निकालते हैं। एक पॉइंट आपको दिया है, t के लिए x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो xx1 से, y स्क्वायर को y1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1, 2xy को इस तरह से, और कांस्टेंट को क्या रखना है, हमें कांस्टेंट रखना है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास में जो होगा, इस पॉइंट पे क्या करना, बाइसेक्ट करना है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट दिया हुआ उस कोण का, तो इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू s1। t के लिए क्या क्या मैंने s ये पूरा मान लिया, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो t कैसे निकालेंगे, y स्क्वायर कितना होगा, y1, तो y इंटू y1 कितना है, -3, ये लिख दिया। माइनस इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, माइनस के 4 इंटू 2x, और 2x की जगह कितना लूंगा, x प्लस x1, तो x1 कितना है 2,
तो x प्लस 2 और इक्वल टू आपके पास में कितना होगा s1 min। इस पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई करा दो, जैसे रखोगे ये -3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, और ये आपके पास में क्या आ गई इक्वेशन। तो सिंपल से आपको याद रखना है, अब चाहे इलिप्स दे दे, चाहे हाइपरबोला दे, चाहे कोई भी कॉनिक सेक्शन दे दे, अगर आपको एक ऐसे कोड की इक्वेशन पूछ रहा है जिसका मिड पॉइंट दिया है, या ऐसे पूछे कि ये पॉइंट इस कोड को बाइसेक्ट करे तो उस कोड की इक्वेशन निकालो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है t इक्वल्स टू s1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, और क्वेश्चन नंबर 63 एक तरह से ये रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में। तो रिजल्ट क्या है ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में E जो है वो एसेंट्रिसिटी है, क्वेश्चन नंबर 63, और 63 का जो आंसर है वो आंसर है 4, और 4 के अंदर दे रखा 1/e² प्लस 1/e² इक्वल टू कितना दिया हुआ 1, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो E है वो E आपके पास में क्या है एसेंट्रिसिटी है, लेकिन किसकी एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। कोई भी आपके पास में हाइपरबोला है, उस हाइपरबोला की क्या दी हुई एसेंट्रिसिटी दी हुई है, एंड ईडेस आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अगेन एसेंट्रिसिटी दी हुई है, किसका ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। किसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसी हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उस हाइपरबोला की क्या दी हुई है आपको आइडेंटिटी सॉरी एसेंट्रिसिटी दी हुई है। तब आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो एक सिंपल सा रिजल्ट होता है कि अगर E जो है वो एसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला की, और ईडेस जो एसेंट्रिसिटी है वो उसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हो, तो इस केस में ये रिजल्ट होता है 1/e² प्लस 1/e² इक्वल टू 1। सिंपल सा रिजल्ट है। नहीं भी आता तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। यहां पे मैं हाइपरबोला ले लेता हूं, स्टैंडर्ड ले लेते हैं, x² माइनस y² इक्वल टू 1। ये एक हाइपरबोला होता है, और हमें सबको पता है कि इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो कितना होता है x² माइनस y² इक्वल टू -1। आपने पढ़ा भी होगा कॉनिक सेक्शन के अंदर, जब हम जनरल कॉनिक की बात करते हैं तो बात पढ़ा होगा कि जो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ध्यान से देखो, इसको ऐड किया तो इधर 0 बन गया, ये कितना हो गया 2 टाइम्स x² माइनस y² और x² माइनस y² किसकी इक्वेशन होती है, इसकी असिम्प्टोट्स की इक्वेशन होती है। इसका मतलब एक रिजल्ट हमें यहां से और मिल गया, कौन सा, कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला प्लस हाइपरबोला कितना होता है 2 टाइम्स असिम्प्टोट होता है। दूसरा रिजल्ट ये होता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके पास में जो हाइपरबोला है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क होता है कांस्टेंट का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ कांस्टेंट चेंज हो गया, कितना हो गया -1। इंपॉर्टेंट, ये तो 2 रिजल्ट जो हमें इसके अलावा ध्यान रखने थे। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन के अंदर वैसे तो मैंने कहा कि रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस y² इक्वल टू 1, और इसकी एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² इक्वल टू a² और e² माइनस 1। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी देर की e डेस, इसका फॉर्मूला होता है a² इक्वल टू b² और कितना हो जाएगा e डेस स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखो, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इन दोनों इक्वेशन से, ये आएगा b² अपॉन a², ये आएगा a² अपॉन b², दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया b² अपॉन a² मल्टीप्लाइड बाई a² अपॉन b² इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे e² माइनस 1, ये हो गया e डेस स्क्वायर माइनस 1। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया 1 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो e² e डेस स्क्वायर माइनस e² माइनस e डेस स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल आउट। ध्यान से देखो, इस क्वांटिटी को इधर लेके आ जाओ, इससे इसको डिवाइड कर दो, जैसे करोगे कितना आ गया 1/e² प्लस 1/e डेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो वैसे आप इस रिजल्ट को याद रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ACF के अंदर भी पूछा गया था, और 1 महीने बाद जो एग्जाम हुआ उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड आपके पास में रिजल्ट है। अब बात करते हैं, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 63। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 64 को, क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 64 आसान सा क्वेश्चन था, ये भी इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर आपके पास में बोला गया है कि इसका आंसर मैं पहले लिख देता हूं 4 में आंसर आपके पास में ऑल ऑफ दिस। अब ध्यान से देखो क्या है ये क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ए सर्कल कट्स द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है xy इक्वल टू 1, और एक सर्कल है, वो ये सर्कल जो है इसको कितने पॉइंट्स पे कट करता है 4 पॉइंट्स पे कट करता है, और 4 पॉइंट्स डिफाइन करके दिए हुए हैं xr, yr, r की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक। 4 पॉइंट्स पे कट करता है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ध्यान से देखो, और आपको नजर भी आ रहा होगा, ये इस तरह से मैं ले लेता हूं,
ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका ग्राफ जो हमें दिया हुआ है, एक सर्कल है जो क्या करता है, इसको कट करता है। तो एक सर्कल इस तरह से बना लीजिए, ये सर्कल है, इसको कितने पॉइंट्स पे कट करा, 1 2 और ये 3 और ये 4, इन 4 पॉइंट्स पे अगर कट करता है तो हमें उन रिजल्ट्स के बारे में सोचना है कि कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा। अब ध्यान से देखो, अब ये सर्कल जो मैंने अभी लिया है डायग्राम के अंदर, वो सर्कल आपको नजर आ रहा होगा। कैसा सर्कल लिया है, एक ऐसा सर्कल लिया है जिसका सेंटर कितना है हमारे पास में 0,0 और रेडियस आप कितने में ले लो, मैं 1 ले लेता हूं। क्यों, अब देखो, तो मैंने क्या किया, इस सर्कल जो है, इस सर्कल की इक्वेशन कंसीडर कर ली, x² + y² = 1। एक इक्वेशन मेरे पास में आ गई, एक इक्वेशन आ गई। आपको पता है कि दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो x से x की वैल्यू यहां रख दो, y की वैल्यू यहां पे कोई भी एक रख दो, वैल्यूज निकालनी अपने को। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है वो x1 x2 x3 x4 एक साथ दे रखा है, y1 y2 y3 y4 दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार x के वैल्यू पुट करते हैं y के फॉर्म में, एक बार y की वैल्यू पुट करते हैं x के फॉर्म में। तो जैसे मैं y की वैल्यू यहां पे निकालूंगा, तो y की वैल्यू जैसे निकालूंगा कितनी आएगी, 1/x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1। सिंपल था। यहां देखो 1/a कितना हो गया, x², जैसे x² को एलसीएम लोगे कितना बन गया, और x⁴ - x², इसको उधर जाएगा और +1 = 0। ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। अब देखो ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके कितने रूट्स होंगे, ऑफ कोर्स इसके 4 रूट्स होंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे और आपने पढ़ा होगा इक्वेशंस के जब रूट्स दिए हों तो सपोज इसके रूट्स मान लेते हैं हम कितने हैं, x1 x2 x3 और x4। आपने पढ़ा होगा इन रूट्स का सम, 2 को लेते हैं उनका सम, 3 को लेकर के उनका सम, और 4 को जब लेते हैं उनका सम कैसे होता है। मैं साइड में लिख देता हूं वैसे, कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में है ax4 + bx3 + cx² + dx + e = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका जनरल फॉर्म होता है। इसके 4 रूट्स आपको दिए हुए हैं और 4 रूट्स में मान रहा हूं आपके पास में x1 x2 x3 और x4। ठीक है, ये 4 रूट्स इसके गिवन है। तो चारों का सम मींस समेशन xi i = 1 से लेकर के कितना 4 तक, सारे रूट्स हैं। इनका जो सम होगा x1 + x2 + x3 + x4 वो कितना होता है -kb/a। ये भी आपने पढ़ा होगा। 2 को एक साथ लेता हूं, मींस मैंने ले लिया xi और xj। ध्यान देना यहाँ पे i और j जो है वो डिफरेंट है, i j के इक्वल नहीं है। तो x1 x2 x2 x3 इस तरह से, तो i which is not equal to j, और i और j की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 4 तक। जब 2 का प्रोडक्ट लोगे तो कितना आ जाएगा +kc/a। इसी तरह से जब आप 3 का प्रोडक्ट लोगे, xi xj और xk तीनों इक्वल नहीं है तो कितना आ जाएगा -kd/a। और चारों का जो प्रोडक्ट होता है x1 x2 x3 और x4 वो कितना होगा e/a। ये जनरल है। यहां पे अपन कंपेयर करें तो इन चारों का प्रोडक्ट कितना होगा x1 x2 x3 और x4, और इसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है 1/1। तो 1/1 कितना हो गया, दैट इज 1। सिमिलरली जब आप यहाँ पे क्या करते हो, x की जगह 1/y रखते हो तो आपके पास में इक्वेशन क्या मिलती है, सिमिलरली मैं करके लिख रहा हूं। सिमिलरली जब आप रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, y⁴ - y² + 1 = 0। ध्यान से देखो, अगेन इसके 4 रूट्स होंगे और 4 रूट्स का प्रोडक्ट कितना होगा y1 y2 y3 और y4 इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज 1। दोनों कंपेयर करो, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, और दोनों की वैल्यू कितनी है 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। और चौथे ऑप्शन में दे रखा है ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब चारों ही ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64, ये भी एक आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ था नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ये तो बिल्कुल ही आसान था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। आप ध्यान से देखो, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। और क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर आपको जो आंसर है वो है हाइपरबोला। ठीक है, 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में आंसर है हाइपरबोला। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपके पास में 2 इक्वेशन दी हुई है। एक दिया हुआ है x + y t = a, एंड दूसरी इक्वेशन जो आपके पास में है वो है x - y = at। The locus of the point of intersection of the lines where t is the parameter is, आपको बोला गया है कि इन जो 2 लाइंस आपको दी हुई है इनका आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है जहां पे t पैरामीटर। तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम लोग, t पैरामीटर, तो पैरामीटर को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं।
जैसे एलिमिनेट करोगे तो ध्यान से देखो, यहां से मैं क्या करता हूं, टी की वैल्यू निकालता हूं, यहां से टी की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस वाई अपॉन ए, और इस t की वैल्यू को क्या करता हूं, यहाँ पे पुट कर देता हूं। जैसे पुट करेंगे x प्लस वाई, ये कितना हो गया x माइनस वाई अपॉन कितना हो गया a इक्वल्स टू कितना हो गया a, और दिस इंप्लाई जैसे रखेंगे ये कितना हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आपको अगर दे रखा और इसके अंदर a इक्वल्स टू b होता है तो कैसा हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये किस तरह का हाइपरबोला है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्योंकि हमें ऑप्शन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं दे रखा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली हाइपरबोला। तो आंसर कौन सा हो गया, है हाइपरबोला। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, इसमें भी कुछ ऐसा था नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 65। और अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जो है वो आपका गलत आंसर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 66 इसका गलत आंसर है। गलत आंसर का मतलब है दो ऑप्शन इसके करेक्ट है, फर्स्ट और 3 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और उस लाइन में लेमड़ा को इंट्रोड्यूस करवा रखा है, और आपको एक इलिप्स दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि ये जो लाइन है वो इस इलिप्स के नॉर्मल बन जाए, इसके लिए लेमड़ा की वैल्यू कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, एक लाइन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन आपके पास में 2x माइनस 8 अपॉन 3 और लेमड़ा y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और आपके पास में जो इलिप्स दे रखा है वो इलिप्स है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना 1। और क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि ये जो लाइन है वो लाइन इस इलिप्स के लिए नॉर्मल बन जाए तो इस लेमड़ा की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान से देखो, करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि इस इलिप्स के लिए आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद हो। मैंने आपको पहले बता दिया जितने भी स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन है उन सबके टेंजेंट्स की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। पैराबोला के केस में मैं नॉर्मल की इक्वेशन बताई थी, इलिप्स के केस में मैं नॉर्मल की इक्वेशन बताता हूं आपको और किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका तो होगा कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद है, तो आप कैसे करोगे। दूसरा तरीका, अगर मान लेते हैं आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पता तो आप पहले क्या करो, उसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, जो कैसे निकालते हैं उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को लेकर के, और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद नहीं है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, मेथड नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं और हमें सबको पता है कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, a cos थीटा। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो cos थीटा हो जाएगा, और दूसरा कितना लेते हैं, b sin थीटा। sin थीटा b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, तो ये कितना हो गया 2 sin थीटा। एज भी लीजिए x इक्वल टू आ गया, ये y इक्वल टू आ गया, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, dy ओवर dx, और dy ओवर dx कितना होगा, dy ओवर d थीटा ओवर dx ओवर d थीटा। जैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, dy ओवर d थीटा कितना होगा, 2 sin थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स cos थीटा अपॉन cos थीटा का कितना हो गया माइनस के sin थीटा। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि ये जो लाइन है वो इस इलिप्स की क्या बन जाए, नॉर्मल। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं और दोनों का कंपेरिजन करते हैं और लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल सा। तो नॉर्मल की इक्वेशन जब निकालेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का तरीका, पॉइंट ये रहा, नॉर्मल कितना होगा, y माइनस y1 कितना आपके पास में 2 sin थीटा। ध्यान से देखना, इक्वल्स टू, अब देखो ये तो है आपके पास में स्लोप m, और हमें पता है कि ये स्लोप जो होती है वो किसकी होती है, टेंजेंट की। नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है, और परपेंडिकुलर लाइन अगर है तो क्या रूल होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m1 अगर मैं m मान लूं तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/m। इसका मतलब जो नॉर्मल होगा उसकी स्लोप कितनी होगी, -1/this। और जैसे इसको करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये sin थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बच गया, 2 टाइम्स cos थीटा। ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, x माइनस x1, और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, cos थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। मैंने क्या किया, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस sin थीटा को डिवाइड कर दिया, तो जैसे 2 को मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना हो गया 2 टाइम्स y। ध्यान से देखो, sin थीटा को डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया cosec थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का कितना बच गया 2 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो यहां पे मैंने क्या किया, इस 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर जैसे cos थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना हो गया x, और कितना हो गया sec थीटा, और माइनस कितना हो गया 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, माइनस का y चाहिए, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो गया, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x sec थीटा, और जैसे इसको उधर ले जाएंगे माइनस के 2 टाइम्स y cosec थीटा इक्वल्स टू, ध्यान से देखो माइनस के 2
और प्लस के 1 कितना हो गया, प्लस के 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे भी हमें सॉरी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं, इसको एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे +3 आना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो ये हो गया 2 बाई माइनस, ये आपके पास में यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना आ गया 4, और 4 आएगा तो इधर जाके कितना बच जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। भाई इन दो चीजों का हम कंपेयर कर लेंगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का। अब ध्यान से देखिए इन दोनों चीजों का अगर हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको मैं दे देता हूं 1, इक्वेशन नंबर 2, हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये लाइन भी क्या है नॉर्मल, और जो हमने निकाली है वो लाइन भी क्या है नॉर्मल। अब जब ये दोनों ही नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसके x का कोएफिशिएंट इसके x का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए, इसके y का कोएफिशिएंट और इसके y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिंपल सा रूल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करेंगे तो बाई 1 and 2 जब 1 और 2 से कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट x का कितना है sec थीटा, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपके पास में कोएफिशिएंट है वो कितना है कोसेक थीटा, y का कितना है -2, माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे, तो रहने दो, इसको इस तरह से लिख लो, दैट विल बी 2 टाइम्स कोसेक थीटा, और यहाँ पे जो आपके पास में कोएफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा 8/3, और कितना हो गया लैम्डा। ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास में cos थीटा, इसको मैंने cos थीटा लिख लूं तो cos थीटा कितना आ जाएगा 1/2। यहां पे हम बात करें, यहाँ पे 2 से कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। जब sec थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा 3/4 लैम्डा, तो sec थीटा की सॉरी sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से वो आगे 3/ कितना आ जाएगा 4 टाइम्स लैम्डा। और हम सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कि सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1 होती है। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे, ये कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 9/4 कितना हो गया 16 लैम्डा स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। दिस इंप्लाइज इस 1/4 को उधर ले जाओ तो कितना आ गया 9/16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4। 3 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, और दिस इंप्लाइज हम बात करें लैम्डा की तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और प्लस माइनस। इसका मतलब मुझे लैम्डा की कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है। तो यहां से देख सकते हैं आप लोग कि ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये तो था मेथड नंबर फर्स्ट, जब आपको नॉर्मल की इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन अगर आपको याद है तो इतना काम जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा क्या करोगे कंपैरिजन कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, मेथड नंबर सेकंड के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास में ये इलिप्स दे रखा है x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो इसके लिए हम बात करें जो नॉर्मल होता है उस नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपके पास में y इक्वल टू mx माइनस a, ठीक है, इसको a नहीं m, और ये कितना हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हम बात करें a² प्लस m² और b²। ये इक्वेशन होता है नॉर्मल का। अब जब हम अपने क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं तो अपने क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो y इक्वल्स टू ये तो सेम रहेगा mx माइनस, अब देखो a² माइनस b², a² की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, क्योंकि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ a² की वैल्यू 1 और b² की वैल्यू 4, तो 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस के 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ऊपर आ गया 3m अपॉन ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a² की वैल्यू 1 तो 1 प्लस b² की वैल्यू कितनी 4, तो कितना हो गया 4m²। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन आपके पास में लिखी हुई है इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो इसको आप उस साइड लेके जाओगे, जैसे आप लेके जाओगे तो इसको डिवाइड करोगे 3 इधर आएगा, तो कितना हो गया y इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/4 लैम्डा, और ये कितना आ गया x, ठीक है, और प्लस जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया ये प्लस के 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपके पास में 8 लैम्डा। आई थिंक चेक कर लो 3 into 3 9 और 9/8 लैम्डा, ये अपने पास में आ गया। ये इक्वेशन आपके पास में इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का क्या करना है आपको कंपैरिजन करना। मैं उस साइड से रफ कर देता हूं थोड़ा, यहां से ध्यान से देखो, जैसे मैं रफ करता हूं इधर इसके जैसे मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो आपके 1 एंड
कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 से हम देखते हैं कि जैसे कंपैरिजन करते हैं, m यहाँ पे है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना 3/4 लैम्डा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 लैम्डा। एंड हम बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है 3m/√ऑफ कितना हो गया 1 + 4m², इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है 9/8 लैम्डा के इक्वल है। बस हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी। तो क्या करो, ये जो आपको m की वैल्यू दे रखी है, इस m की वैल्यू को आप जो है यहाँ पे पुट करो। ठीक है, एक काम करो, पहले यहाँ पे पुट मत करो वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 3/√1 प्लस ये कितना हो गया 4m² इंटू इस m की वैल्यू में लिख दी 3/4 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया 9/8 लैम्डा। ध्यान से देखो, ये 3 से 9 कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से लैम्डा और 4 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 = 1 + 4m²। दिस इंप्लाइज मैं m² की वैल्यू लिखूं तो 4 - 1 कितना हो गया 3/4। और अगर हम इस तरह से कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू ये रही, m का स्क्वायर करो, m का स्क्वायर कितना हो गया 9 कितना हो गया 16 लैम्डा²। 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट, लैम्डा² इधर ले आओ, अगेन लैम्डा² की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। दिस इंप्लाइज लैम्डा कितना आ गया ±√3/2। तो ये भी एक सिंपल था। तो ये दूसरा तरीका, जब आपको इसके नॉर्मल की इक्वेशन याद है, नॉर्मल की इक्वेशन याद है तो जस्ट आपको कंपेयर करना है और कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। दोनों ही केस में लैम्डा की वैल्यू ऑफ कोर्स ±√3/2 आ रही है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो डबल आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66। और अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 के। क्वेश्चन नंबर 67 ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था वेक्टर कैलकुलस का, जस्ट आपको कैलकुलेट करना था। मैं रफ कर देता हूं इसको, दोनों साइड से रफ कर लेते हैं ताकि दो क्वेश्चन एक साथ हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर आपको कुछ भी नहीं दे रखा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैं पहले आंसर बता देता हूं 1। ठीक है, और 1 में लिखा हुआ -k12 i -k9 j -k16 k। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्केलर फील्ड दिया हुआ है 5(x, y, z) = 3x² y -y³ और z²। और आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ 1, -2, 1। एक बार चेक कर लेते हैं, या -1 है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपको ग्रेड 5 की वैल्यू निकालनी, और ग्रेड 5 की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी, इस पॉइंट पे। ये 5 आपको दिया हुआ, आप इसके ग्रेड 5 की वैल्यू निकालनी, लेकिन किस पॉइंट पे निकालनी, इस पॉइंट पे। हम सबको डेफिनेशन पता है, ग्रेड 5 कितना होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, या फिर इसको सिंपली इस तरह से भी हम कई बार लिख देते हैं। ग्रेड 5 क्या होता है, ग्रेड 5 ग्रेड 5 होता है आपके पास में i कैप डेल ओवर डेल x, लेकिन यहाँ 5 है तो ये 5 आ जाएगा, प्लस j कैप डेल्टा 5 ओवर डेल्टा y प्लस k कैप डेल्टा 5 ओवर डेल्टा z। ये हमारे पास में होता है ग्रेड 5 कैलकुलेट करने का तरीका। 5 जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रेड हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकलता है, लेकिन जैसे ही आप ग्रेड कैलकुलेट करते हो तो ग्रेड क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो किसी भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है, वो ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे दो वर्ड्स और आते हैं हमारे पास में, एक आता है डाइवर्जेंस, एक आता है हमारा कर्ल। कर्ल भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन डाइवर्जेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, ये ग्रेड 5 है, ग्रेड 5 की वैल्यू है, कुछ नहीं करना, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, y और z। कैलकुलेट करते हैं, क्या हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये i कैप हो गया। x के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो कितना हो गया, x² का कितना हो गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 6xy, इसका तो कितना हो गया 0 हो गया, प्लस j कैप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे तो कितना आ गया 3x² और माइनस कितना हो गया 3y² और z², प्लस के कैप के साथ में आपके पास में z के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ तो z है नहीं तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस साइन के साथ में आपके पास में कितना आ गया 2 टाइम्स z और कितना हो गया y³। डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। अब हमें जो कैलकुलेट करना है ग्रेड 5 की वैल्यू, वो ग्रेड 5 की वैल्यू किस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, 1, -2, -1। इस पॉइंट को क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो ध्यान से देखो, ये -2 यहाँ पे xy है तो कितना हो गया -2, तो कितना हो गया -12i³ प्लस j। जैसे पुट करोगे ये कितना हो गया x² कितना होगा 1, तो ये हो गया 3 माइनस y² करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, लेकिन 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 × 3 कितना हो गया 12। ठीक है, एंड प्लस k कैप की बात करें तो k कैप और कितना हो गया -2। अब ध्यान से देखो, y³ करोगे अगेन माइनस आएगा, यहाँ पे भी करोगे तो भी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। तो इसका क्यूब करोगे y³ का तो कितना हो गया 8 हो गया, लेकिन माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, अगेन कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 8। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करोगे -k 12i कैप
यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 9j कैप और कितना हो गया माइनस के 16k कैप। ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं दिया हुआ था आपको, एक स्केलर फील्ड दिया हुआ था और स्केलर फील्ड देखिए आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी एक आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो आंसर है सॉरी 2 इसका करेक्ट आंसर है और 2 के अंदर है आपके पास में माइनस के r वेक्टर अपॉन r क्यूब। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपके पास में r जो है वो इस r वेक्टर का मॉड्यूलस है और r वेक्टर को डिफाइन करके दिया हुआ है कितना है xi के प्लस yj के प्लस zk के। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ग्रेड आपको निकालना है, लेकिन ग्रेड किसका निकालना है आपको 1 अपॉन r का। ठीक है, r यहाँ पे ऑफ कोर्स वेक्टर नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब ये मॉड्यूलस है। इस r का आपको क्या करना है, ग्रेड निकालना है। अब ध्यान से देखो, ग्रेड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, r का निकालना है तो मैं क्या करूंगा i के डेल ओवर डेल x और कितना हो गया 1 अपॉन r। ठीक है, इसको मैं कितना लिख सकता हूं प्लस j कैप, ये हो गया डेल ओवर डेल y और ये 1 अपॉन r प्लस k कैप और कितना हो गया डेल अपॉन डेल z और 1 अपॉन r। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं सिंपली। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, बार बार इसको हर तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल x के लिए कैलकुलेट करते हैं और बाकी बाद में इसको हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, समेशन i कैप और ये कितना हो गया। अब देखो मैं केवल इसको लिख रहा हूं, तो 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो इसका मॉड्यूलस कितना आता है आपके पास में r इक्वल में डायरेक्ट लिख दो r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसका मतलब ये जो r है आपके पास में वो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन r का कितना होता है माइनस के 1 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन कितना आ जाएगा साथ ही साथ में आपके पास में x के रेस्पेक्ट में करो तो डेल्टा r बाय डेल्टा x। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस साइन तो आप चाहो तो बाहर ले लो, ये कितना हो गया i कैप, ये कितना हो गया 1 अपॉन r स्क्वायर और ध्यान से r स्क्वायर भी बाहर ले लो क्योंकि जो आपके पास में समेशन लगा हुआ है वो x y z पे लगा हुआ है। ठीक है, और r स्क्वायर क्या होगा, तीनों में सेम होगा। अब ध्यान से देखो, डेल्टा r ओवर डेल्टा x, डेल्टा r ओवर डेल्टा x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया 2 टाइम्स r डेल्टा r ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 2x। ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डेल्टा r ओवर डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज विल बी x अपॉन r। ठीक है, इस r को क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ये कितना हो गया माइनस के 1 अपॉन r क्यूब और ये कितना हो गया समेशन और i कैप और x और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन r क्यूब। अब देखो ये टर्म सेम होगी तो x के लिए है तो y के लिए j कैप आ जाएगा और z के लिए k कैप आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी हुई आपको r वेक्टर के इक्वल, तो कितना आ गया माइनस के r वेक्टर अपॉन कितना हो गया r क्यूब। ये हमारा आंसर था। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 68, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 69 और क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर आपको बोला गया कि एक फोर्स दे रखा है और एक पाथ दे रखा, उस पाथ के लोग अगर वो मूव करता है तो आपको क्या करना है, आपको उसका वर्क निकालना है, तो वर्क डन निकालना है। तो ध्यान से देखो, आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 और 69 का जो आंसर है वो आंसर है 3 के अंदर ऑप्शन है 16/3। क्या दिया हुआ आपको, एक फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना है ध्यान से देखो, दिया हुआ आपके पास माइनस के एक्स वाई और आई कैप प्लस के वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस के जेड और के कैप। आपको एक सर्कुलर पाथ दिया है और पाथ जो है वो दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 का मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर एक सर्कल के अलोंग मूव करता है, तो ये फोर्स लग रहा है और एक पार्टिकल जो इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है इस फोर्स के अंदर। तो टोटल आपको क्या करना है, वर्क डन निकालना है और कहां से कहां तक जा रहा है पॉइंट पे आपको डिफाइन करके दिया हुआ है 2,0,0 और क्यू पॉइंट आपको दिया हुआ है 0,2,0। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा क्योंकि प्लेन के अंदर बात करें। अब देखो वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप सबने पढ़ा है कि एफ डब्ल्यू जो होता है वो इंटीग्रेशन कितना होता है एफ डॉट डी आर, और जो पाथ आपको दे रखा उस पाथ पे। तो हमें क्या करना है, एफ डॉट डी आर निकालना है। डी आर की वैल्यू आपको पता आर वेक्टर कितना होता है, ये लिखा हुआ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के तो डी आर कितना हो जाएगा dx dy और dz। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया c, f ये रहा, i कैप और dx करोगे तो कितना आ गया माइनस के एक्स वाई और dx प्लस वाई स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा dy और प्लस z के साथ कितना आ जाएगा dz। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें केवल इसको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो ये पोर्शन तो आपका 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 0 है तो dz भी कितना हो जाएगा 0।
तो हमें केवल x और y के फॉर्म में निकालना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप चाहो तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो या फिर इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में चेंज कर लो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आसान रहेगा। ध्यान से देखो, ये सर्कल दिया हुआ है और सर्कल दिया हुआ है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सबको पता है कितना होगा, 2 टाइम्स cos थीटा और 2 टाइम्स sin थीटा। मींस x की वैल्यू कितनी होगी 2 cos थीटा, y की वैल्यू कितनी होगी 2 sin थीटा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, x की वैल्यू 2 कितना हो जाएगा आपके पास में, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं साइड में ताकि आपको समझ में आ जाए। x की वैल्यू कितनी है 2 cos थीटा। अब ध्यान से देखो, जैसे x की वैल्यू 2 cos थीटा है तो हमें dx की वैल्यू भी चाहिए होगी। dx कितना हो जाएगा, cos थीटा का कितना होगा sin थीटा, तो माइनस के 2 टाइम्स sin थीटा। y की वैल्यू कितनी है 2 sin थीटा, इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे dy की वैल्यू कितनी होगी 2 टाइम्स कितना हो गया ये cos थीटा। इन चारों वैल्यूज को यहां पुट करते हैं तो ध्यान से देखो, x और y इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 4 sin थीटा और cos थीटा। इसके साथ में हमें लिखना है माइनस के 2 sin थीटा। एक तो ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट ये वाला पोर्शन, प्लस ध्यान से देखो यहाँ पे कितना होगा y स्क्वायर, और y स्क्वायर कितना हो गया अगेन 4 sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा के साथ में कितना आ गया 2 cos थीटा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे d थीटा भी लगाओ, क्योंकि डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो d थीटा दोनों से कॉमन आके क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब क्या करना है, केवल इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो, सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे गामा फंक्शन को यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे गामा फंक्शन को यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है 2 से लेकर के 0। जब x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, और cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब थीटा कितना हो गया आपके पास में 0। इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई 0। जब x की वैल्यू 0 लोगे तो 2 cos थीटा कितना हो गया 0, 2 cos थीटा 0 हो गया, मतलब थीटा कितना आ गया π/2। इसका मतलब आपको ये वर्कडन जो टोटल इसके इक्वल आ गया। इसको कैलकुलेट करते हैं और हम कितना लिख सकते हैं w इक्वल टू, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक। यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में, ध्यान से देखो ये माइनस है तो कितना हो गया ये माइनस, ये कितना हो गया माइनस के 8, और ये कितना हो गया प्लस के 8। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया 8 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये भी कितना हो गया 8 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो टोटल कंप्लीट 16 तो आ जाएगा बाहर, और ब्रैकेट में कितना बच गया आपके पास में sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा, और इसके साथ में कितना हो गया d थीटा। बस हमें इसको कैलकुलेट करना है, और इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा गामा फंक्शन लगा दो। मैं बार बार बता चुका हूं, गामा फंक्शन में अप्लाई करोगे तो कितना हो गया 16। कितना होता है गामा m प्लस 1/2, तो गामा m प्लस 1, 2 कितना हो, m की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 3/2। यहाँ पे ध्यान से देखो, गामा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1, तो ये हो गया 1 अपॉन कितना आता है 2 टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, तो m प्लस n कितना हो गया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया 5/2। गामा की प्रॉपर्टी याद है, ये कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया 16 अपॉन 2, और गामा 3/2 इसको एज इट इज रहने दो, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 3 अपॉन 2 गामा 3/2, क्योंकि गामा 5/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ गामा 1 प्लस 3/2, और गामा 1 प्लस 3/2 कितना होगा 3/2 इंटू गामा 3/2। गामा 3/2 से गामा 3/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया आंसर 16 अपॉन 3। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था। तो इसमें आपको जस्ट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेके इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास में 69। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। और क्वेश्चन नंबर 70 में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, थोड़ा लेंथी होगा, मैं यहीं पे इसको रफ करके सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर आपको पूछा गया है कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दी होगी, आपको बोला जाएगा कि इस फंक्शन का इस डायरेक्शन के अंदर क्या निकालो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, और सबको उसका फॉर्मूला पता है। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो आंसर है आपके पास में 2 और 2 के अंदर है आपके पास में 78 अपॉन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ध्यान से देखो, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, y और z। इसकी वैल्यू है आपके पास में एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स वाई जेड प्लस कितना दिया हुआ है जेड स्क्वायर, और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, और पॉइंट कितना आपके पास में 1, 2, 3, और एक वेक्टर दिया हुआ है डिफाइन करके, और वेक्टर आपके पास में 3i प्लस 4 टाइम्स j और माइनस के 5 आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इस पॉइंट पर इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको क्या निकालना, डेरिवेटिव निकालना, और उसी को बोलते हैं हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब एक डायरेक्शन के अंदर आपको डेरिवेटिव निकालना, और उसका नोटेशन होता है डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एस।
डॉट आपको जो भी ए कैप दिया हुआ उसकी वैल्यू कितनी होती है, इस फंक्शन एफ का निकाला डायरेक्शन डेरिवेटिव किसकी डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है, इसका फॉर्मूला होता है ग्रेड फाई डॉट जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना उसका कैप। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ए कैप ही ऐसा चीज होती है जो उसकी डायरेक्शन को बताता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कौन बताता है, ए कैप बताता है। तो इस डायरेक्शन में भी निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, ग्रेड फाई, और उसका किस डायरेक्शन में, ए कैप डायरेक्शन में। तो आसान है कैलकुलेट करना, इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ग्रेड फाई निकालना। तो ग्रेड फाई अभी कैलकुलेट किया था, फिर से लिख रहा हूं, आई कैप यहाँ पे फाई नहीं होगी, यहाँ पे हम एफ लिख लेते हैं क्योंकि हमें एफ दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास में ग्रेड एफ, आई कैप डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा एफ ओवर डेल्टा जेड। सिंपली ये कितना हो गया, आई कैप, ध्यान से देखो, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, ये रहा, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4 टाइम्स वाई जेड, और प्लस ये तो कितना हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे एक्स के कोई टर्म नहीं है, प्लस जेकेफ, और जेकेफ के साथ में वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना हो गया, ये तो हो गया 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस ये कितना हो गया 4 एक्स जेड, और ये भी कितना हो गया 0, प्लस केकेफ, और केकेफ के साथ में कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 4 टाइम्स एक्स वाई, और प्लस कितना आ गया 2 जेड। लेकिन हमें जो ग्रेड एफ निकालना है वो ग्रेड एफ किस पॉइंट पे निकालना है, 1, 2, 3 पे पॉइंट हमें दिया है। वैल्यूज पुट करते हैं, ध्यान से देखो, ये हो गया आई कैप, वाई स्क्वायर का मतलब है 4 प्लस वाई जेड 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, प्लस जे कैप की बात करें, और जे कैप कितना हो गया 2 टाइम्स एक्स वाई, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस एक्स और जेड मतलब कितना हो गया 3, और 3 का 4 कितना हो गया 12। एक बार और चेक कर लो, एक्स जेड और 4 इंटू 3 12, प्लस के कैप की बात करें, के कैप कितना हो गया एक्स वाई, तो कितना हो गया 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, और प्लस कितना हो गया 2 जेड, जेड कितना है आपके पास में ये 6 है। तो ये आपके पास ग्रेड एफ आ गया। तो ग्रेड एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में उस पॉइंट पर, ये कितना हो गया 28, और 28 के साथ में आई कैप प्लस 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, और ये हो गया जे कैप प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास में 14, और ये कितना हो गया के कैप। ये हमारे पास में आगे किसकी वैल्यू, ग्रेड एफ की वैल्यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एफ और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट कितना आ जाएगा ए कैप। ध्यान से देखो, ए कैप कितना होता है, ए कैप होगा आपके पास में ग्रेड एफ डॉट ए वेक्टर अपॉन उसका मॉड्यूलस, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेड एफ डॉट ए वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए। कैलकुलेट कर लो, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको इस वेक्टर के साथ में, तो कितना हो गया 28 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो -4 इंटू कितना आ गया 14 अपॉन इसका मॉड्यूलस ए वेक्टर का, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, जैसे इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास में 16 प्लस 9 कितना हो गया आपके पास में 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, और 50 को मैं कितना लिख सकता हूं 25 इंटू 2, तो कितना हो गया 5√2, ऊपर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 78 अपॉन कितना आ गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी सिंपली था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इसमें आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था। ठीक है, तो ये आसान से क्वेश्चन थे, ये वेक्टर कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन इस पोर्शन में ज्यादा थे। अब मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 9 के अंदर, और पार्ट नंबर 9 के अंदर मैं लेके आऊंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक। पार्ट नंबर 8 में हमने किया क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।